सो हे गाइस, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि सैटरडे को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि डिफेंस प्रोडक्शन में एफडीआई परसेंटेज को 49% से इंक्रीज करके 74% किया जाए। और सेकेंड अनाउंसमेंट उनका है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाए। तो हम यहां पर डियर फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं कि इसका इंपैक्ट वैकेंसीज के ऊपर क्या पड़ने वाला है, यानी कि जो आने वाले रिक्रूटमेंट है क्या उनमें वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। एज अ स्टूडेंट आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सेकेंड जो फैक्ट्री है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, एंड हमारे देश के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि 49% से इंक्रीज करके 74% जो आप लोगों का एफडीआई परसेंटेज किया जाए। एंड यहां पर जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण को लेकर बात की गई है कि निगमीकरण किया जाना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की यदि डियर फ्रेंड बात करें तो यहां पर 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इसके अंडर काम करती है। यदि इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें तो कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। यदि इसके एरिया की बात करें तो ये डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत जो है आता है। प्रोडक्शन में बात करें तो स्मॉल आर्म्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, वेपन्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, जो सभी डिफेंस में जो है यूज किए जाते हैं, वो सारा प्रोडक्शन जो है हमारी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है करती हैं। यदि यहां पर फंडेड की बात करें तो यहां पर देख सकते हो। तो डियर फ्रेंड, इसका एम था जब इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की स्थापना की गई थी, जो भी हमारे आर्म्ड फोर्स हैं उनके जो इक्विपमेंट हैं उनके ऊपर हम आत्मनिर्भर बन सके, हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहे, जो भी हमारे डिफेंस प्रोडक्ट हैं उनके लिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहां पर आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, इसको हम जो है फोर्थ आर्म फोर्स के नाम से भी जानते हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को। यदि डियर फ्रेंड हम बात करें तो यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि 37th लार्जेस्ट डिफेंस हमारे इक्विपमेंट बनाने वाली ये ओएफबी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है पूरी दुनिया में। यदि हम एशिया की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट आती है, और इंडिया में तो हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट है जो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन का काम करती है। तो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का। यदि हम वर्कर्स की बात करें, लगभग मोर देन 80,000 वर्कर यहां पर वर्क करते हैं। यदि डियर फ्रेंड हम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की बात करें तो यहां पर स्टेट वाइज आप देख सकते हो जो 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है। लाइक महाराष्ट्र में 10 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, मध्य प्रदेश में 6 हैं, तमिलनाडु में 6 हैं, वेस्ट बंगाल में 4 हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो इस प्रकार जो है ऑल ओवर इंडिया में 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यहां पर अवेलेबल है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो आप लोगों को मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों को क्लियर किया कि भाई 49% से बढ़ाकर 74% एफडीआई को कर दिया गया। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि आप लोगों की एफडीआई एक्चुअल में होती क्या है। जब आप लोगों को क्लियर होगा कि इसका क्या इंपैक्ट एक्चुअल में हो सकता है हमारे देश के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर, एज ए स्टूडेंट्स आपके ऊपर। देखिए डियर फ्रेंड, यदि हम एफडीआई की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका आप लोग समझ सकते हो, इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई हमारी एक इंडियन कंपनी है और कोई फॉरेन कंपनी लाइक इंडिया कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री हमारी इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे और वो यहां पर अपना पैसा लगाती है, तो उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई। क्लियर है ना? तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, लाइक दो टाइप से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ग्रीन फील्ड निवेश, यानी कि जो निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है फॉरेन कंपनी, वो दो तरीके से निवेश करती हैं। सबसे फर्स्ट होता है ग्रीन फील्ड निवेश। उसमें क्या होता है, इसके तहत दूसरे देश का कोई शख्स या कंपनी भारत में क्या करता है, नई कंपनी को खोल सकता है। इंडिया में कोई नई कंपनी, नया प्लांट जो वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, एक नई शुरुआत कर सकता है। सेकंड होता है हमारा पोर्टफोलियो निवेश। उसके अंतर्गत क्या होता है, भाई कोई भी कंपनी जो होती है वो भारत के किसी कंपनी के शेयर खरीद सकता है, लाइक इक्विटी खरीद सकता है, किसी सब्सिडरी कंपनी के तहत वो जो है उसमें अपना ही हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है। क्लियर है ना? तो ये दो तरीके होते हैं निवेश करने के, लेकिन यहां पर भी हमारे दो रूट होते हैं एक्चुअल में निवेश करने के। दो रूट हम लोगों के होते हैं, वो होते हैं एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक बाय गवर्नमेंट रूट। तो डियर फ्रेंड, यहां पर जो हमारा 49% से 74% इंक्रीज किया गया एफडीआई को, वो ऑटोमेटिक रूट के तहत किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने क्लियरली बोला है कि ऑटोमेटिक रूट के तहत हम लोग 49% से इंक्रीज करके 74% कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों को फोकस क्या करना है कि भाई ऑटोमेटिक रूट क्या है और हमारा गवर्नमेंट रूट क्या है। तो डियर फ्रेंड, यदि हम ऑटोमेटिक रूट की बात करें
तो ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत क्या है, यदि भाई कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में निवेश करना चाहे तो वो डायरेक्ट निवेश कर सकती है, उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। जहां पर वो निवेश करती है उसके विद इन 30 डेज उसको इंडिया के जो भी गवर्नमेंट है उसको इन्फॉर्म करना होता है कि हमने यहां पर इन्वेस्ट किया, बट इन्वेस्ट करते टाइम उनको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। बाय गवर्नमेंट रूट की यदि हम बात करें तो वहां पर कोई भी फॉरेन कंपनी जब इन्वेस्ट करती है तो उससे पहले उसको क्या है, अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि भाई वो वहां पर क्या है, वो कौन सी कंपनी है, क्या वो इंडिया के लिए सही होगी, उसके नियम एवं शर्तें रहेंगी तो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल देती है, देन फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है। तो यहां पर क्या है, डायरेक्टली जो ऑटोमेटिक रूट के तहत डिफेंस प्रोडक्शन में इंक्रीज किया गया है तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप लोगों को अब इसका क्या असर एक्चुअल में हो सकता है इंडिया के ऊपर, या फिर जो आप लोगों का एज ए स्टूडेंट्स क्या असर इसका पड़ सकता है। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, यानी कि यहां पर परसेंटेज को इंक्रीज किया गया है। लाइक देखिए कोई भी कंपनी में यदि 49% शेयर होल्डिंग किसी अदर फॉरेन कंपनी की होती है तो वहां पर 51% अपनी किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो जो भी रूल रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लागू होते हैं, जो भी नियम एवं शर्तें हैं, चाहे कर्मचारी की सैलरी से लेकर उसके जो भी डिसीजंस होते हैं कंपनी के आगे प्रोडक्शन को लेकर, वो सारा डिसाइड कौन करता है, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। एक्चुअल में यहां पर क्या होता है भाई, जब भी कोई कंपनी है उसके ऊपर कुछ डिसीजन लेना है उसके प्रोडक्शन को लेकर या आगे क्या मैन्युफैक्चर करना है, तो इसके लिए एक वोटिंग सिस्टम होता है। और वोटिंग सिस्टम में सभी शेयर होल्डर, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं जिनकी 10% स्टेक जो है कंपनी में है, उनकी वोटिंग एक्चुअल में कराई जाती है। जब डियर फ्रेंड आप लोग एक अनुमान लगाइए कि अभी तक 49% शेयर होल्डिंग यानी कि 49% एफडीआई थी, यानी कि इतनी परमिशन थी, तो यहां पर देखा जाए तो टोटल हम लोगों का जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। लेकिन जैसे ही हमारी ये 50% से इंक्रीज हो जाती है तो वहां पर ये एज अ ऑनर हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल क्या है, हम दूसरों के हाथों में दे रहे हैं। तो वहां पर जो भी प्रोडक्शन सिस्टम होगा, टेक्नोलॉजी सिस्टम होगा, वो किसका होगा भाई, वो हमारे फॉरेन कंट्री का या फॉरेन निवेशक जो है या फॉरेन निवेशक कंपनी जो है उसका कंट्रोल होगा। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि भाई इंडियन कंपनी थी मारुति, लेकिन जापान की सुजुकी कंपनी ने उसके साथ में पार्टनरशिप की। तो एक्चुअल में इंडिया को इससे क्या प्रॉफिट हुआ एफडीआई से, सबसे पहला प्रॉफिट ये होता है कि भाई अभी इंडिया को क्या पैसों की जरूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसों की जरूरत है, कैपिटल रेज कर रही है, तो एक्चुअल में इसलिए वो एफडीआई कि यहां पर परसेंटेज को इंक्रीज कर रही है, जिससे क्या है पैसा इंडिया में आया। लेकिन यहां से लॉस क्या है, आप लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी तो विकसित हो जाती है हम लोगों की, लेकिन यहां पर क्या है, वो एज अ कंट्रोल टोटल हम लोग कहां दे रहे हैं भाई, दूसरी कंपनियों को दे रहे हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जैसे धीरे धीरे उसने अपने पैर को जमा लिया। तो एक ये वही तरीका है, उसी ओर हम लोग एग्जैक्टली बढ़ रहे हैं यदि उसकी ओर फोकस किया जाए तो। क्लियर है? तो इन चीजों को आप लोगों को देखना है। जैसे कि अभी आप मारुति सुजुकी को देख रहे हो, वहां पर यदि वैकेंसीज की बात की जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, तो वैकेंसी काफी रहती है, बट क्या टेम्परेरी बेस पर रहती है, सैलरी अच्छी नहीं होती, आप लोगों के 1 साल के लिए लेते हैं, निकाल देते हैं। यानी कि प्रॉपर यदि आप एक वर्कर के तौर से देखोगे तो आपके लिए ये सही नहीं है, थोड़ा सा लॉस रहता है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि भाई एफडीआई परसेंटेज जब इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या क्या लॉस हो सकता है। फायदे भी मैंने कुछ बताया कि भाई यहां पर क्या कुछ नया टेक्नोलॉजी वो लोग लाएंगे, बट वो लोग लाएंगे तो वहां पर वो ऑनरशिप भी करेंगे, उससे प्रॉफिट लेंगे तो भाई वो प्रॉफिट भी लेंगे। क्लियर है ना? तो ये चीज आप लोगों को समझना होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने बोला है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। हालांकि कई सारी डिफेंस यूनियन है जो इसका विरोध कर रही है, आगे जाकर क्या डिसीजन होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट अभी यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो अनाउंस कर रहे थे, जब उन्होंने एक वर्ड बोला था एग्जैक्ट कि हम यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण कर रहे हैं, बट निजीकरण नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि निगमीकरण कहीं ना कहीं एक स्टेप है निजीकरण की ओर जाने का, प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने का। तो एग्जैक्ट हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं निगमीकरण के बारे में। डियर फ्रेंड, यदि मैं निगमीकरण की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ के जो भी स्टेट एसेट होते
होते हैं उनको क्या करते हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन में तब्दील कर देते हैं। यानी कि एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, एक अलग से लीगल एंटिटी बन जाती है, यानी कि हम उसको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर देते हैं जो भी कंपनी है। तो उसमें आप लोग भी चाहो तो वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसको कंपनीज को फायदा क्या होता है, एक फंड उसके पास आ जाता है जिससे आगे जो भी मैन्युफैक्चर वो करना चाहती है वो वहां पर कर सकती है। बट यहां पर कहीं ना कहीं कंपनी अपनी ऑनरशिप को खो देती है। एक्चुअल में वहां पर वो गवर्नमेंट उसका ऑनर नहीं होती। जैसे ही वहां पर शेयर होल्डर्स की जो परसेंटेज है वो 51% से ज्यादा हो जाती है, तो जो भी उसमें रूल रेगुलेशंस जो रहते हैं वो उनके जो है सारा चलेंगे। लाइक एफडीआई ने ज्यादा इन्वेस्ट किया तो वहां पर जो भी रूल रेगुलेशन है वो उनके लागू होते हैं। वहां पर उनका जो है प्रॉपर यहां पर मैनेजमेंट डायरेक्टर होता है जो है सारा कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो वहां पे ये सारा कुछ चेंजेस जो है आते हैं यहां पर देखने को। अब इसके ऊपर देखिए डियर फ्रेंड, उनकी तर्क क्या है। एक्चुअल में वो लोग तर्क दे रहे हैं कि हम इससे क्या कर रहे हैं, इफिशियंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। लाइक जो हमारी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसको काफी उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें, कॉस्ट को डाउन कर सकें, ये उनका जो है तर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है कि इसलिए हम जो है उसको निगमीकरण की ओर लेकर जा रहे हैं। तो ये उनका प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर वो काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहां से मैंने आप लोगों को बताया लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वैकेंसी तो आप लोगों की इंक्रीज होंगी, ये बात सही है। बट वैकेंसी किस टाइप से इंक्रीज होंगी आप लोगों को पता है कि भाई परमानेंट नहीं हो सकती है। काफी सारी पॉलिसी आप लोगों की चेंज हो जाएंगी कि जिस टाइप से अभी हम एक गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी फील करते थे कि हाँ भाई सिक्योर है, हमारी एक रेगुलर जॉब है, तो वो आप लोगों की एक्चुअल में नहीं रहेगी। अभी क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती है। लाइक यहां पर क्या है, हम लोगों की जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल नहीं होते हैं। यहां पर हम डिफेंस के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये कंपनियां जो है क्या है, प्रॉफिट लॉस के ऊपर काम करेंगे। यदि प्रॉफिट होता है तो जो एम्प्लॉय हैं उनको बोनस अच्छा मिल जाएगा। लाइक आपने देखा होगा बीएचईएल में, एचएएल में क्या होता है, यदि कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो वहां पर भाई उनको बोनस वगैरह अच्छे दे दिए जाते हैं। यदि भाई वो बाय द वे लॉस में जाती है तो डेफिनेटली आप लोगों की सैलरी भी काटी जाती है। तो ये चीजें जो है आगे जाकर देखने को आएंगी और इसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के एम्प्लॉइज को। तो फ्रेंड आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी और आप एक आगे अनुमान लगा पा रहे हो कि आगे क्या हो सकता है। और आप भी यदि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अदर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर कोर्सेस अवेलेबल है, उनका फायदा उठा सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।